नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के न्यू एडिशन से। तो अभी जो हमारा पहला एक्सरसाइज है इसमें यांत्रिकी मैकेनिक्स, इसमें टोटल 215 प्रश्न हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सभी एग्जाम में ये हेल्प करेगा। साथ ही अगर आपको नए एडिशन का वीडियो नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए और साथ ही कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी का। प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुने 10 पे पावर 15 होना चाहिए। और साथ ही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पारसेक। पारसेक, एक पारसेक जो होता है 3.26 को अगर आप एक लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है एक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। उच्च वेग, उच्च वेग को हम मापेंगे मैक से। उच्च वेग को हम किसे मापते हैं? मैक संख्या से। जैसे अगर आपको मिसाइल की गति मापना हो तो वहाँ पे लिखा रहता है 3 मैक संख्या। मैक संख्या क्या होता है कि साउंड ऑफ स्पीड जो होता है ना, उसे हम कहते हैं मैक संख्या। उसी का मल्टीपल होता है, उसी में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब आता है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य को हम मापते हैं एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम। दाब हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा तो जूल में मापते हैं। फिर से रिपीट कर ले। उच्च वेग मैक, तरंग धैर्य को एंगस्ट्रम, दाब के लिए पास्कल और ऊर्जा को मापते हैं हम जूल में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक तरफ भौतिक राशि है और फिर उसकी इकाई है जिसमें दिया गया है दूरी। दूरी के लिए आप प्रकाश वर्ष, हमने भी पढ़ा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए हम मोल का यूज करते हैं, मोल। विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा के लिए है कूलाम। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। और ऊर्जा के लिए वाट घंटा, kWh जो हम कहते हैं, किलो वाट पर आवर, वो होता है ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भौतिक राशि दिया गया है और इकाई आपको सुमेलित करना है। त्वरण के लिए, त्वरण क्या होता है? जो मीटर होता है और नीचे क्या होता है? प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे त्वरण का ये हो जाएगा। बल का तो न्यूटन होता है, पता है, बल का न्यूटन। कृत कार्य, जो कार्य हो गया है उसके लिए हम जूल का प्रयोग करते हैं, जूल। और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड होता है आवेग का। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखो, ये खगोलीय इकाई हालांकि दूरी का मात्रक है, पर ये एक तरह से रिलेशन हुआ कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी है, जो भी दूरी है, उसे हम कहते हैं एक खगोलीय दूरी। इससे क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कह सकते हो कि जितना पृथ्वी और सूर्य के बीच है उसका 15 गुना या उसका 50 गुना है। तो ये एक मेज़र हो, जैसे आपका एक नैप होता है जिसको आप बीत कहते हो, या एक मतलब किसी से माप लेते हो, तो उसके मल्टीपल में जो करते हैं तो वही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई। पारसेक इकाई है। पारसेक दूरी की ही इकाई है, पर यह सबसे लंबी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक आपको गलत देखने को मिलेगा। डेसिबल, डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ चालक में दूरी की इकाई, जबकि सेल्सियस क्या है? तापमान की। यहाँ पे लिखा है उष्मा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक होगा ज्योति फलक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आजकल पूछा जा रहा है। ल्यूमेन किसका इकाई मतलब मात्रक है? तो ज्योति फलक्स का। ज्योति फलक्स। भौतिक की मात्रा, भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति का इकाई हो जाएगा लक्स। लक्स। पास्कल इकाई है दाब का। दाब का इकाई पास्कल। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा की ईसा, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होता है? ऊर्जा का, ऊर्जा का होता है जूल। जबकि उष्मा का क्या होता है? ऊर्जा का तो हो गया जूल। तापमान का क्या होता है? सेल्सियस।
चुंबकीय क्षेत्र की ताप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई, सॉरी मैं ताप कहा था, माप की इकाई है टेस्ला। टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से मापते हैं तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति मापते हैं हम हर्ट्ज से। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति है डायोप्टर। डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापेंगे हम डेसिबल में। डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर तो है करंट। करंट, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब का होता है ना, दाब का, वैसा ही होता है इसका भी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तापमान का होता है केल्विन। तापमान का केल्विन, याद रखिएगा। हमने ऊपर कहा था सेल्सियस जो होता है वो भी तापमान का ही होता है, बिल्कुल सही है। तापमान को हम सेल्सियस से मापते हैं और उसका जो इकाई है एस है वो है केल्विन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? प्रतिरोध के लिए हम यूज करते हैं ओम। आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन ओम पर सेंटीमीटर। ओम पर सेंटीमीटर, सॉरी ओम सेंटीमीटर होता है, पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। संवेग का ऐसा मात्रक, संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजीएम पर सेकंड। केजीएम पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है का मतलब इसमें से कौन सा एक अदिश राशि है? तो संवेग, वेग और कोणीय वेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि। अदिश राशि इसमें से कौन सा है? तो अदिश राशि हो जाएगा आपका ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश है। जबकि बल, आघूर्ण, संवेग पढ़े थे, ये दोनों क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? देखो अच्छे से हम पढ़े हैं, लुसेंट का साइंस अभी हमारा चल रहा है, तो सदिश सदिश पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि हो जाएगा संवेग। ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, संवेग 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 सदिश राशि है। जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा एक अदिश है? तो आयतन यानी मीटर क्यूब, ये क्या है? अदिश राशि है। जबकि आपका बल, वेग, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वेग होगा, यहाँ पढ़े थे। वेग क्या है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या होता है? अदिश राशि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण होता है कि जैसे एक मूल मात्रक होता है, उसको अगर आप कन्वर्ट करके कुछ नया बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न परिमाण। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, तो द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 31। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण के लिए हम क्या करते हैं? जो लास्ट स्पीड होता है वो, उसमें से इनिशियल स्पीड माइनस करते हैं और फिर टाइम से डिवाइड देते हैं। तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, सॉरी वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम निकालते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। कोणीय गति। एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। घूर्णन का गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ सही हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, अगर यहाँ पे वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड, आगे प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है?
तो देखो द्रव्यमान जो होता है स्थिर होता है, लेकिन भार क्या होता है, चेंजेबल होता है, इस सेंस में कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ऐड होगा, तो चंद्रमा पे अलग होगा, पृथ्वी पे अलग होगा। तो वही लिखा है द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है, जबकि भार जो होगा वो परिवर्तन होते रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये है न्यूटन का पहला नियम, या जड़त्व का नियम भी कह सकते हो। ऑप्शन में है न्यूटन का नियम, तो वही है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन का दूसरा नियम, बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम होगा। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक परिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का तीसरा नियम, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है, यहाँ भी न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, यह कथन है न्यूटन का। न्यूटन का डिफिनीशन भी है और न्यूटन का पहला नियम भी है। बल की परिभाषा आती है, बल का परिभाषा जो है वो न्यूटन के पहले नियम से आता है, जबकि न्यूटन का जो सूत्र है F बराबर ma वो होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहा जाता है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यह आपका जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या फिर पहला नियम भी कह सकते हो। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे आपका न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, क्योंकि घोड़े का जो पैर का फोर्स होता है वो पृथ्वी पर लगाया जाता है। तो घोड़े द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल से अगर पूछ दे न्यूटन का कौन सा नियम है, तो वो तीसरा नियम चलेगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको समझाया जा सकता है, या तो आप इसको जड़त्व कह लो, गति का जड़त्व नियम, क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो रहना चाहेगा। तो अगर वो आप गति की अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहोगे, तो या तो न्यूटन का पहला नियम कह लो या नहीं तो जड़त्व का नियम कह लो। मैं बार बार न्यूटन का पहला नियम जड़त्व इसलिए कह रहा क्योंकि ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला नियम किस नियम से संबंधित है, तो जड़त्व का नियम याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट करता है संवेग संरक्षण या न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। आगे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का मुख्य कारण है विश्राम जड़त्व। गति जड़त्व क्या होता है कि आप चलते हुए आ रहे हो, अचानक रुके, तो आपका शरीर क्या था, गति में था, तो वह गति जड़त्व। लेकिन आप बैठे हो, एकाएक चलना शुरू किए हो, तो वो क्या होता है, विश्राम जड़त्व, क्योंकि आप विश्राम में थे। तो यहाँ पे घोड़ा क्या है, रुका हुआ है, अश्व रुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, उसका मुख्य कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए, गति को कम करने के लिए मिलने। बल गुणनफल है, तो F बराबर एम, मतलब एम ए पढ़े थे अभी हम, तो बल किसका गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो होगा घट जाएगा, परंतु मात्रा कह लो या द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भार क्या है, परिवर्तनशील है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमध्य रेखा से जाएं तो जैसे ये आपका भूमध्य रेखा है, पोल पे सबसे अधिक होता है, दोनों पोल पे सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जो केंद्र होता है ना, केंद्र, उस पे जीरो होता है, जीरो यानी सबसे कम, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। शरीर का वजन
ध्रुव पर क्या होगा, अधिकतम होगा, ध्रुव पर। पृथ्वी, याद रखिएगा यहाँ पे अगर वजन हो, भार हो तब सही है। द्रव्यमान जो होगा वो हर जगह एक ही जैसा होगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फिर कम होता है सीधा कह सकते हो, इसीलिए अगर उछलोगे तो अधिक ऊपर उछल सकते हो। 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर तक ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा, शून्य, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया है, ठीक ना, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है ना वो कुछ भी नहीं है, तो काम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कोई भी काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा भी मूवमेंट चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति जो आगे की ओर झुकता है वो अस्थायिता बढ़ाता है, अस्थायित्व जो है वो बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी सही था। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, उसका मुख्य कारण हो जाएगा उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो आधार से होकर जाती है, इसीलिए वो नहीं गिरता। ऑप्शन नंबर ए। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की जो पाइप है वो फट जाती है, इसका मेन कारण क्या है, तो जो पानी होता है वो जब बर्फ बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कह लो या आयतन कह लो, वो बढ़ जाता है, आयतन ही होगा, आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आप किसी बोतल में पानी पूरा भर दो और फ्रीजर में रख दो, तो जो बोतल होगा शीशे का होगा तो फट जाएगा, अगर प्लास्टिक होगा तो वो शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि वही प्रश्न है कि पानी अगर जमेगा तो उसका क्या होता है, आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाएगा? तो याद रखिए इसके बीच में एक आता है 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो पहले क्या होगा, कम होगा, और फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले क्या होगा, घटेगा, और बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछ दे घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री पे घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? ये हो जाएगा नाव के उस भाग, मतलब जितना नाव के द्वारा उसको हटाया गया है, विस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन में लिखा है कि नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर सी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो वहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है? वहाँ पे जो नियम होगा, पहला नियम, क्योंकि डस्ट भी क्या होगा, अपनी स्थिति में रहना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। रोडी युक्त सड़क, जो उबड़ खाबड़ सड़क होता है, की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि, तो सेम प्रश्न है कि यहाँ पे क्या होगा, घर्षण का कमी होता है। तो पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में जो बर्फ होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र, जिसको बैरल कहते हैं, को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो घर्षण बल होता है ना वो कम लगता है। तो लुढ़काने की अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम लगता है, इसीलिए उसको आप लुढ़काने में क्या होता है, आसानी होता है, कम फोर्स लगता है हमको। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब नदी में जहाज चल रहा है और वो समुद्र में आ गया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। उसका मेन रीजन क्या होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, और पानी में अगर आप नमक मिलाओ तो उसका जो डेंसिटी होता है ना
वो हो जाता है अधिक, यानी आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, पानी को थोड़ा ऊपर बम्प करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसलिए नमकीन पानी में क्या होता है, तैरना भी आसान होता है। लोहे की कील पाड़े में क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? तो यहाँ भी क्या होता है कि पाड़े का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है, साथ ही पाड़े का घनत्व जो है वो लोहे से भी अधिक है, इसीलिए वो उसको तैरा देता है। लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक है लेकिन पाड़े से क्या है, कम है। हमेशा क्या होता है कि जैसे आप हो और नीचे पानी है, मान लो, तो आपका डेंसिटी जो है अगर अधिक है तो आप डूबोगे, पानी का डेंसिटी अधिक है तो आप तैरोगे, ठीक ना। जो अधिक है वो नीचे रहेगा, लेकिन तैरना आता है तो आप तैर ही लोगे। मतलब एक सिंपल हम एग्जाम्पल दिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो वो होता है वो कितने पानी को विस्थापित किया है, कितने पानी को विस्थापित किया है उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो डेंसिटी होगा ना वो क्या होगा, कम होगा। अल्कोहल का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। पर ऑप्शन में ऐसा क्या है, बर्फ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है, तो वो भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टील की गोली पाड़े में तैरती है क्योंकि पाड़े का डेंसिटी क्या होता है, स्टील की गोली से अधिक होता है, यानी पाड़े का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरे बाल्टी में गिराया जाता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है? तो यह पाड़े की सतह पे क्या होगा, तैरने लगेगा, तैरेगा। ऑप्शन नंबर बी, एक तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो मैंने अभी जिक्र किया था 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है और आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो डेंसिटी है, घनत्व जो है, उस पर कोई चेंज नहीं होता। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि जो नमकीन पानी होता है ना, समुद्र का पानी, उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, तो उस पर क्या होता है, तैरना आसान होता है। यानी समुद्र के पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल पर तैरता है? तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, बादल का जो घनत्व है वो वायु के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, तैर पाता है। यानी निम्न घनत्व, किसका निम्न घनत्व, बादल का, वायुमंडल का नहीं, बादल का। क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र में प्लावन करते आइसवर्ग मतलब जो बर्फ होता है उसका कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर होता है? तो 1/10। अब ऐसा देता है ऑप्शन में 0.1 या 10%, तो आप इसके अकॉर्डिंग टिक करना। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि जो नीचे का सतह होता है वहाँ पे क्या होता है, दाब बढ़ा रहता है, अधिक मतलब प्रेशर होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मोटा बनाया जाता है। गहराई बढ़ने से जो द्रव का दाब होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आप एक देखे होगे, बचपन में पढ़े होगे, तो एक ऐसा बना होता है, ये दूर तक जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, ये पढ़े हो ना। तो नीचे क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्फ पर स्केटिंग करना तो हटाओ, लेकिन बर्फ पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक पे क्या इम्पैक्ट होगा, घट जाएगा। ये अपोजिट होता है, इसको रट लो, इसको समझना नहीं है, रट लेना है। बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ाओगे, बर्फ पे अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक कम से ये मतलब हुआ कि वो देरी से गलेगा, ठीक ना। गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है। किसी का भी वेग अधिक होगा तो दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचली तल से पिघलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है। गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए वो निचले तल से पिघलना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका दाब क्या होगा, कम लगेगा, इसीलिए उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में अगर हम दबा दें तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये सेंटेंस को याद कर लो, ठीक ना। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की जो हल्की छत होती है वो उड़ जाता है। उसका मेन कारण है छत के ऊपर बहने वाला उच्च वेग की वायु
छत सतह और दाब उत्पन्न कर देता है, और छत के नीचे का दाब क्या होता है, सामान्य रहता है, जिसके कारण वो छप्पर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। जो ट्रेन होता है उसके बीच में वो लोहे या सीमेंट का, हालांकि अब लगता है, पहले लकड़ी का लगता था, तो वो क्यों लगाया जाता है, ताकि जो रेलगाड़ी दबाव लगाएगा ना, वो क्या कर सके, उसको कम कर सके, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, दाब कम लगता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊपर क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है और हमारे शरीर का दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण मुंह में या कहीं की नस भी फटने का चांस होता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे खास कपड़ा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब नहीं होता, बहुत कम होता, तो हमारा नस फट जाएगा, इसीलिए उसको कपड़ा दिया जाता है। तो यही रीज़न पहाड़ी पे रहने वाले व्यक्तियों के साथ भी किया जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या होता है, कमी होता है, वायुदाब में कमी होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। आप क्या करो, जैसे वायुयान में हो ना, तो जो पानी बोतल होता है वो आप क्या करो, अंदर में, मतलब प्लेन में जब हो, ऊपर में हो, तो उसको खाली करके, मतलब एक फुला के होता है ना, उसको बंद करो। जब आप नीचे आओगे तो देखोगे वो पूरा चिपक गया है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब अधिक होता, सॉरी कम होता है, नीचे में क्या होता है, वो अधिक हो जाता है, तो बोतल को काफ़ी प्रेस कर देता है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मैंने किया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो सेम रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो होता है कम, और तो उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। देखो, जैसे पानी मतलब आपने गर्म दिया, पानी उबलना शुरू हुआ, तो जो ऊपर ऐसे उबलता है ना, तो उस पर एक वायुमंडलीय दाब है धरती पर, तो उसको उबलने में रोकता है। लेकिन जब पहाड़ पे जाता है तो वो दाब जो है ना वो कम हो जाता है, तो उबलने में उसको आसान होता है, ठीक ना। लेकिन खाना लेट से पकेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। वहाँ भी यही रीज़न दीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो बाहरी दाब होता है उससे अधिक होता है, तभी तो वो फूलेगा और कुछ देर बाद फूट जाएगा, तो वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं? दलदली सड़क पर फिसलने का मेन कारण है घर्षण की कमी। घर्षण की कमी, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका हम क्या समझेंगे कि आंधी तूफान की संभावना होगी, आंधी या झंझावत की संभावना। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो जब वो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाएगा तो वो क्या होगा, तो वो एट फर्स्ट तो फर्स्ट मतलब फट जाएगा ना, क्योंकि उसका आयतन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, वो काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है, इसका दाब बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जो वो फट जाएगा। तो गुब्बारे का जो अमाप है, मतलब जिसका साइज है, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। सांस लेना कठिन है मतलब वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे शरीर को। ऑप्शन नंबर ए, जब फोल्टिन वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा उसका गिर जाता है, इसका मेन कारण क्या होगा? तो वहाँ भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब निम्न। जब भी पर्वत कुछ बात हो तो आप वायुमंडलीय दाब कम पे टिक करो, आंसर सही होता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है ताकि उसको गति को मतलब वो अपने अनुकूल कर सके। तो उसका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए, मतलब वायुमंडलीय दाब वो क्या होता है, बढ़ाने के लिए रनवे पे दौड़ता है। रिपीट करते हैं इसको, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है ताकि वो कार्यकारी वायुदाब जो हो उसको वो बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 99, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहाँ पे कम होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टोटल मैंने कहा था कि 215 प्रश्न है, अभी हमने 100 प्रश्न कंप्लीट किए। एक वीडियो आपका और आएगा जिसमें हम पूरा कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना।
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।